हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल एट योर होम। स्वागत है आप सबका आपके अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, जिसका आज हम रिवीजन लेक्चर लेने वाले हैं। आज वेंसडे है, तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स वेंसडे और सैटरडे को लेती हूँ। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक्स सिखाए हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने क्लास 3 तक आपको एक्टिविटीज़ भी दिए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे अच्छे से, तभी ही आज आप रिवीजन का लेक्चर अटेंड कर पाओगे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यू कैन पॉज दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चारों क्लास के वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है। अगर आप वो चारों क्लास के वीडियो देख के ये वीडियो कंप्लीट करते हो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो सैटरडे को आने वाला है वो वीडियो क्लास 5th का, उसके बाद आप इंग्लिश बोलना आराम से स्टार्ट कर सकते हो। बल्कि मैंने क्लास 4 में ही आपको बोला था कि आप अभी से ही अपना स्केड्यूल बनाओ। आपके स्केड्यूल में एक ऐसा टाइमिंग फिक्स करो जिससे आप आपके सिबलिंग के साथ या किसी फ्रेंड के साथ या किसी एक पार्टनर के साथ आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश कॉन्वर्जेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन वीडियो के साथ। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो सीरियसली इस कोर्स को कर रहे हैं, उनका डिमांड था कि उन्हें थोड़ा सा रिवीजन चाहिए क्लास 1 से क्लास 4 तक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रिवीजन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लेनेशन तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, बट रिवीजन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। तो आप ध्यान से ये वीडियो को देखिएगा। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स में का ओवरव्यू दे दूंगी जो मैंने डिटेल में क्लास 1, 2, 3 में सिखाए हैं आपको, और 4 में उनका आज मैं ओवरव्यू ले लूँगी और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हो तो आपको पीडीएफ नोट्स नहीं मिले होंगे। तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, एक्टिविटी शीट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आपको क्लास 4 का एक्टिविटी शीट आज इवनिंग तक मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्लास 1 में आपको बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें सेंटेंसेस आने चाहिए, वर्ड्स आने चाहिए, लेटर्स पता होने चाहिए। तो मैंने उसमें आपको बताया था वीडियो में कि लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है, वॉल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे जो आज हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें सेंटेंस बनाना है, कोई भी सेंटेंस बनाना है, तो उसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो सेंटेंस को समझने से पहले हमें कॉन्सोनेंट और वॉल समझना है। कॉन्सोनेंट और वॉल क्यों समझना है हमें? देखिए, आपको पता होगा कि कोई भी अगर सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें ए, एन, द, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ए, एन, द मैं आगे आपको डिटेल में करवाने वाली हूँ, बट बोलने के लिए जितना अभी ज़रूरी है, इंग्लिश बोलने के लिए जितना नॉलेज होना ज़रूरी है, वो मैं आपको बता रही हूँ अभी कि ए, एन और द कहाँ पे आएगा, ये हमें कन्फ्यूजन होता है। बहुत बार क्या होता है, कोई अगर इंग्लिश में सेंटेंस बोलता है तो हद से ज़्यादा द यूज़ करता है, मतलब जितनी ज़रूरत भी नहीं होती है उतना द यूज़ करते हैं, या हम सही जगह पे अ नहीं लगाते, सही जगह पे एन नहीं लगाते। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ अ अम्ब्रेला, तो ये मेरा जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। दिस इज़ अ नहीं आएगा, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। ओके, तो क्यों अ आएगा, क्यों एन आएगा, ये सब डिपेंड करता है कॉन्सोनेंट और वॉल पे। ये देखिए, कॉन्सोनेंट और वॉल, सबसे पहले हमें ये समझना है कि कॉन्सोनेंट और वॉल क्या होता है। वॉल्स क्या होते हैं? इंग्लिश में टोटल 5 वॉल्स हैं, 5 लेटर्स हैं जिन्हें हम वॉल्स बोलते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब वॉल्स हैं। और इनको छोड़ के जितने भी रेस्ट 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हम इन्हें स्वर और व्यंजन भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपको किस बातों पे ध्यान देना है? आपको वॉल्स पे ध्यान नहीं देना है, कॉन्सोनेंट्स पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि वॉल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान देना है। जैसे वॉल साउंड में अ,
आ, ई, ये सब वॉवल साउंड है। मतलब ऐसे साउंड ऐसा वर्ड जिनमें इन शब्दों का साउंड आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला। अगर मैं अम्ब्रेला का एग्जाम्पल लेती हूँ तो ये यू तो वॉल है ही, बट इसमें जो साउंड निकल रहा है वो अ का निकल रहा है, वो अ का साउंड निकल रहा है। तो अ का साउंड निकल रहा है मतलब यहाँ पे एन आएगा। ठीक है। अगर अ का साउंड नहीं निकलता, जैसे बुक, ब का साउंड है, ना अ का है, ना ई का है, ना आई का है, ना ओ का है, ना यू का है। यू इट्स नॉट य का साउंड आएगा तो आप उसे कॉन्सोनेंट कंसिडर करोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ, एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, वो है यूनिवर्सिटी। अगर मैं यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेती हूँ तो यू अगर हम देखेंगे तो ये लेटर वाल है, ये यू जो है वो लेटर वाल है, बट हमें लेटर को नहीं देखना है, हमें साउंड को देखना है। तो अगर हम साउंड को देखते हैं तो यहाँ पे साउंड क्या आता है, यूनिवर्सिटी। तो य का साउंड होता है जो एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आपको एन नहीं यूज़ करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कॉन्सोनेंट और वॉवल के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं, क्लास 1 से 4 तक देखा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और रिवीजन हो गई होगी। अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ, ग्रीटिंग्स। अब हमें ये जो कॉन्सोनेंट और वॉवल है वो इसीलिए यूज़ होते हैं कि हमें कहाँ पे एन यूज़ करना है, कहाँ पे हमें द यूज़ करना है और कहाँ पे हमें अ यूज़ करना है। ठीक है। अब ए और एन का तो मैंने आपको बता दिया। जहाँ भी आपको वॉवल साउंड आएगा, ठीक है, स्वर की ध्वनि आएगी, वहाँ पे आपको एन डालना है, और जहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहाँ पे आपको ए डालना है। ठीक है। जैसे दिस इज अ बुक, ब आ रहा है, दिस इज अ बुक तो हमने अ डाला, दिस इज एन बुक नहीं डालोगे तुम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में मैंने आपको बताया था कि आप जब किसी से मिलते हो तो आप किस तरीके से उनसे ग्रीट करते हो, क्योंकि कोई भी कॉन्वर्जेशन अगर स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले ग्रीटिंग से ही स्टार्ट होता है। जैसे अगर आप किसी से मिलोगे, कोई आपका फ्रेंड होगा तो आप बोलोगे हाय हेलो। अगर कोई आपका फॉर्मल पर्सन होगा या ऑफिस का कोई कलीग होगा या ऑफिस का बॉस होगा तो आप उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश करोगे। तो कैसे आपको विश करना है, अगर कोई फॉर्मल पर्सन आपके सामने आ जाता है या कोई ऐसा पर्सन जाता है आपके सामने जिससे आप डेली नहीं मिलते हो बट कभी कभार मिल लेते हो, ठीक है, तो आप उनको हाय हेलो तो बोलोगे। अगर आपको गुड मॉर्निंग या विश करना है तो आप कैसे विश करोगे, ड्यूरिंग द डे। तो सबसे पहले अगर सुबह होगी तो आपको पता है बिफोर 12 आप क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग। और 12 o'clock से लेकर अगर 5 o'clock तक आप किसी से मिलते हो तो गुड आफ्टरनून। 5 o'clock से लेकर आप रात तक किसी से मिलते हो तो गुड इवनिंग होता है। आप अगर किसी से 11 बजे भी मिलोगे तो आप मिलते वक्त गुड इवनिंग ही बोलोगे, आप मिलते वक्त गुड नाइट नहीं बोलोगे, गुड इवनिंग ही बोलोगे। तो ये सब, ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये कब बोले जाते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं। वेयर इज बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ये कब बोला जाता है, हैव अ नाइस डे, ये जब हम मिलके बाय बोलने जाते हैं, हम बिछड़ने जाते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में किसी से मिलते हो तो यू विल से गुड मॉर्निंग, बट वाइल डिपार्टिंग you will say have a nice day. Okay. In afternoon, when you will meet someone, you will say good afternoon. But when you will depart, you will say have a nice day. या depends आप कौन से टाइम पे मिलते हो। ठीक है, have a nice day या good day। आप अगर किसी से 2 बजे तक मिलते हो, 3 बजे तक पूरा दिन बाकी है तो you can say have a nice day। या आप अगर किसी से शाम को बिछड़ते हो तो नाइस इवनिंग। ओके, हैव अ नाइस इवनिंग। नेक्स्ट, अगर आप किसी से रात को मिलते हो तो आप उन्हें हैव अ नाइस डे नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, गुड नाइट, टेक केयर, डिपार्ट होते वक्त। ओके, तो ये थे कुछ ग्रीटिंग्स जो हमें ध्यान में रखने हैं। बहुत बार लोग जब रात को मिलते हैं 8 बजे तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि अभी तो नाइट हो गई है तो हम इवनिंग कैसे मिले। ये 8 बजे छोड़ रात को 10 बजे किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग के बजाय, या किसी का फ़ोन आता है फॉर्मल पर्सन का तो गुड इवनिंग के बजाय वो कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता तो कि क्या बोले। बहुत सारे लोग तो गुड नाइट यूज़ करते हैं,
जो एकदम गलत है, जो आपका रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट करता है। अगर आपको करेक्ट इंग्लिश बोलनी है तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम। आप इंग्लिश में टाइम कैसे बोलोगे? अब मैंने ये फर्स्ट क्लास में बताया तो था, बट फिर भी कुछ कन्फ्यूजन्स रह गए थे स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आज कुछ टाइम सॉल्व करवाऊंगी। अब टाइम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर टाइम हुआ है 10:05, 10:05, 10:05, 10:05 अगर हुए 10:05, तो आप क्या लिखोगे? 5 past 10। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमेशा मिनट्स आएंगे, उसके बाद आर आएगा। ठीक है, पहले मिनट्स आएंगे, बाद में आर आएगा। तो 10:05 को आप बोलोगे 5 past 10। अगर आपको बोलना है कि 10 बजने में 5 मिनट है, 10 बजने में 5 मिनट है, मतलब 10 हुए नहीं है अभी तक, 5 मिनट बाकी है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? 5 to 10। ठीक है, पहले मिनट्स आने चाहिए, उसके बाद आवर्स आने चाहिए। जैसे ये देखिए 10 बजने में 5 मिनट है, पहले 10:05 हो रहे थे, मतलब 10:05 हो रहे थे, इसीलिए आप बोल रहे थे 5 past 10। अब 10 बजने में 5 मिनट है तो हम बोलेंगे 5 to 10। ठीक है, पास्ट ना लिख के 2 आएगा। ओके, तो ये हुआ टाइम जब हम इंग्लिश में बोलते हैं। सिर्फ एक बात आप याद रखिए कि जब आप स्टार्ट करोगे तो मिनट्स से स्टार्ट करना है एंड देन आवर्स पे आना है, और मिनट और आवर्स के बीच में या तो पास्ट बोलना है या तो टू बोलना है। पास्ट कब बोलोगे? जब टाइम हो गया होगा, मतलब 10:05। ठीक है, टू कब बोलोगे? जब टाइम होने वाला होगा, वो आर होने वाला होगा, वो आर हो चुका होगा, तो पास्ट। आई बात समझ में? टोटल टेंसेस 3 तरीके के होते हैं, मतलब टेंसेस मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी, बट कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए हम या तो उसमें कोई क्रिया बताते हैं या किसी वस्तु के बारे में बात की जाती है। कोई भी एक सेंटेंस होता है तो या तो वो अभी के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए, वर्तमान काल में बोला जाता है, या तो वो भूतकाल में बोला जाता है, या तो वो आने वाले समय के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो या तो प्रेजेंट टेंस में होता है, या तो पास्ट टेंस में होता है, या फ्यूचर टेंस में होता है। तो उसी तरीके से एक सेंटेंस जो है इन तीनों टेंसेस में से किसी एक टेंस में होता है। वो हमें कैसे पता चलता है? वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से। बिना किसी वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। मतलब एक आपको इंग्लिश में अगर आप सेंटेंस देखोगे तो कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के आपको नहीं मिलेगा। एक ये बात आपको दिमाग में रखनी है, आपको पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एक जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन से कॉन्सेप्ट्स प्ले करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स हमें पता होना ज़रूरी है अगर हमें एक सेंटेंस फ्रेम करना है तो इंग्लिश में। जैसे अगर आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई शब्द, हमें कोई सेंटेंस नहीं मिलता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि शी इज़ ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रही है, मतलब वो गाड़ी चला रही है, तो किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? उसके बारे में, लड़की के बारे में। रीमा इज़ ड्राइविंग, तो रीमा के बारे में बात कर रही हूँ। तो एक सेंटेंस में जो इंसान काम कर रहा है, किसी क्रिया को कर रहा है, तो उस इंसान को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। या अगर कोई क्रिया नहीं हो रही है तो जिस इंसान के बारे में बताया जा रहा है, जैसे शी इज़ ब्यूटिफुल, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, बट फिर भी शी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बारे में, या ऐसा कोई जानवर, या ऐसी कोई वस्तु जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो, या जिसके द्वारा कोई एक्टिविटी की गई हो, उस वस्तु को, उस जानवर को, उस इंसान को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, उसे वर्ब बोला जाता है। तो आपको अलग अलग वर्ब्स, अलग अलग शब्द, वर्ड्स, ये सारे पता होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये जो मैं आपको स्पीकिंग कोर्स ले रही हूँ वेंसडे और सैटरडे को, इनके बीच में मैं आप लोगों को सारे वर्ड्स सिखाती हूँ, अलग अलग वर्ब्स, अलग अलग न्यू वर्ड्स सिखाती हूँ, हिंदी के से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताया, ठीक है, जिससे एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम हो सकता है। बट वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं जो आपको यूज़ करने हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए? सब्जेक्ट कौन से होते हैं इंग्लिश में? ये आपको मेन सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश में, आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं ऐसे क्या बोलूँगी? पढ़ा रही हूँ को टीचिंग बोला जाता है। मैं पढ़ा रही हूँ, शुरुआत किससे करेंगे? आई एम टीचिंग। तो मैं को आई बोला जाता है, ये मुझे पता होना चाहिए। आई के बाद एम आता है, ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँगी आई आर टीचिंग, तो मेरा सेंटेंस करेक्ट है क्या? नहीं। तो मुझे पता होना चाहिए कि आई के बाद एम आता है। आई बात समझ में? तो ये ही मैंने आपको क्लास 2-3 में सिखाया था और 4 में उसके मैंने सेंटेंसेस करवाए थे। ये देखिए, आई मतलब मैं, ही किसी लड़के के लिए यूज़ किया जाता है जिसका हमें नाम नहीं पता है वो, शी ये भी किसी लड़की के लिए यूज़ किया जाता है जिसका हमें नाम नहीं पता है, इट किसी वस्तु के लिए आप यूज़ करते हो, दे जब बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के या लड़के लड़कियों का ग्रुप होगा तो अब ही शी तो नहीं बोलोगे, तब आप क्या बोलोगे? दे, वे, जिसे हम हिंदी में वे बोलते हैं, वे नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। इसको मैंने हिंदी में बोला तो मुझे पता होना चाहिए कि दे के साथ आर आएगा। ओके, तो वही बताने वाली हूँ। वी मतलब हम, वी में ज़्यादा लोग आते हैं, एक से ज़्यादा, आप और मैं भी वी में आ सकते हैं, हम 3 लोग भी वी में आ सकते हैं। यू, यू में भी या तो एक से ज़्यादा। जैसे मैं बोलती हूँ कि यू डू माई वर्क, तुम मेरा काम करो। अगर तुम 2 लोग हो तो भी मैं बोल सकती हूँ यू डू माई वर्क। तो यू में एक भी आता है और एक से ज़्यादा भी आता है। तो ये हमें सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है। ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है ये सिंगुलर में आते हैं। सिंगुलर क्या होता है? एक वचन। और ये जितने हेल्पिंग वर्ब्स है ये सब प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, इसमें से आई एक्सेप्शनल है। हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो इन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं। तो आपको नोट्स में मैंने दिया हुआ था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ आते हैं और एक्सप्लेन भी किया हुआ था। एक बार क्विकली बता देती हूँ, अगर आपने नहीं देखा है, वो नोट्स नहीं देखे हैं, तो वो नोट्स जाके देख लीजिए और बना लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये वॉज, वर पास्ट टेंस में आते हैं। हैज, हैव अगेन प्रेजेंट टेंस में आता है। हैड हमें पास्ट टेंस में जाता है। डू, डस अगेन प्रेजेंट टेंस में आता है और डिड जो है वो पास्ट टेंस में जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट की बात करनी है तो कौन से हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करने हैं, अगर आपको पास्ट की बात करनी है तो आप कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सब्जेक्ट्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कैसे यूज करते हैं। हमें ये देखना है कि जो दिया गया सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। मतलब हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, पर हम जब एक से ज़्यादा इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में, एक से ज़्यादा जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, तब हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं वो कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंट के कौन से हैं, पास्ट के कौन से हैं और फ्यूचर के कौन से हैं। तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर के साथ लगते हैं, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करनी है तो कौन से हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर को लगेंगे। सिंगुलर के प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज और हैज, इज, हैज, डज। ठीक है, इसमें से इज, वॉज पास्ट टेंस है, हैज और डज।
प्लूरल की अगर हम बात करें तो आर, हैव, डू। पास्ट टेंस के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट टेंस है तो वॉज, प्लूरल वर। इनमें देखेंगे तो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है तो ये सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी लगता है, ठीक है। इसमें से ये पास्ट है तो ये भी सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी लगता है। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर। फ्यूचर का सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विल, शेल, मतलब फ्यूचर में विल शेल किसी के साथ भी लगता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। आई बात समझ में? तो ये है हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो सिंगुलर, और आपको फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर की, सॉरी प्रेजेंट और पास्ट का देखना जरूरी है। फ्यूचर में तो विल और शेल ही लगता है, ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी है सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, और वो सिंगुलर और प्लूरल कौन से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स प्लूरल होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स सिंगुलर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब हमने जो अभी कॉम्बो किया उसमें हमने वॉल्स, कॉन्सोनेंट सीखा, देन सेंटेंस में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं वो सीखा, देन उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सेंटेंस में यूज़ कैसे किया जाता है वो हमने देखा। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उन सेंटेंसेस को आप मुझे बताओगे, आप मेरे साथ करोगे कि उन सेंटेंसेस को हमने किस तरीके से फ्रेम किया है, ये आप मेरे साथ करते जाओगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और ये रिवीजन एंड करते हैं। देखिए इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस का। देखिए पहले मैंने लिखा है ही इज़ अ बॉय। अब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वर्ब से। अब इस सेंटेंस में आपको कोई मेन वर्ब तो नहीं दिया है, कोई क्रिया तो नहीं हो रही है, बट वर्ब तो दिया है, हेल्पिंग वर्ब तो दिया है। तो हेल्पिंग वर्ब से हम पता करेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। अगर आपने प्रेजेंट पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स देखे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस में आता है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट इज दे डैश डांसिंग ऑन द फ्लोर। और इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो इस लड़के के बारे में बात की गई है, ये सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया हुआ है। वे फ्लोर पे डांस कर रहे हैं, कर रहे थे। आपको इन्फॉर्मेशन अगर प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? इज, एम, आर। इन तीनों में से प्लूरल कौन सा? एम तो आई के साथ जाता है, प्लूरल कौन सा है? आर, तो यहाँ पे आएगा आर। आप बोलोगे दे आर डांसिंग ऑन द फ्लोर। यहीं पे अगर पास्ट टेंस की बात करनी होती तो हम कहते दे वर डांसिंग ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट, शी डैश ब्यूटिफुल। वो सुंदर है, वो लड़की सुंदर है। अगर सुंदर है बोलना है तो इज बोलूंगी, अगर सुंदर थी बोलना है तो वॉज बोलूंगी। ओके, शी वॉज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट, शी इज डैश एक्सेलेंट स्टूडेंट। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो मैंने दे दिया है, बट यहाँ पे फिर भी कुछ मिसिंग है सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे क्या मिसिंग है। चलिए अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है, मतलब ए या एन दोनों में से कोई तो एक आएगा, या द। तो क्या आएगा यहाँ पे? ये वॉल साउंड है, एक्सेलेंट, ए का साउंड आ रहा है तो वो वॉल साउंड है, यहाँ पे एन आएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, डैश आर बिजी विद देयर वर्क। वे अपने काम में बिजी हैं। अगर मुझे ऐसा बोलना है तो यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल यूज करूंगी, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे ये रिवीजन लेक्चर। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है अभी तक के लेक्चर्स में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस वीकेंड में संडे को मैं Q&A लेने वाली हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, तो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करने वाली हूँ। वो पोस्ट पे मुझे आप क्वेश्चंस भेजिए, उन क्वेश्चंस का मैं अच्छे से आंसर आपको करूँगी Q&A में, ओके, आपके नेम शाउट आउट के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे और वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और ज्ञान लेते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।